अगर आपको कहा जाए कि जिंदगी के 3-4 साल या उससे भी ज़्यादा एक ऐसे टेस्ट की तैयारी में लगा दीजिए जिसके क्लियर होने का चांस तो 50-50 है, लेकिन अगर क्लियर हो गया तो आप अपनी जिंदगी के साथ साथ समाज को भी काफ़ी हद तक संवार पाएंगे। तो क्या आप एक ऐसा रिस्क लेना चाहेंगे? जी हाँ, मैं यूपीएससी की ही बात कर रही हूँ। यूपीएससी दुनिया का दूसरा सबसे कठिन टेस्ट माना जाता है और बेशक हमारे देश का सबसे मुश्किल टेस्ट है। लेकिन आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो कि इस परीक्षा को इतना कठिन बनाती है? दरअसल इस टेस्ट में 3 पड़ाव होते हैं: प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। और अगर आप तीनों में से किसी भी पड़ाव से क्लियर नहीं होते तो आपको अगले साल फिर से शुरू से ही शुरुआत करनी पड़ती है। यूपीएससी को क्लियर करने वाले लोग आईएएस, आईपीएस और आईआरएस अफसर बनते हैं, जिनको सरकारी कुर्सी पर बैठकर समाज सुधार के लिए नीतियां बनाने का सुनहरा मौका मिलता है। अक्सर देखा जाता है कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले लोग कितने कितने साल मेहनत करते हैं और फिर कहीं जाकर उनकी मेहनत रंग लाती है। लेकिन वाकई में ये एग्ज़ाम क्या इतना मुश्किल है? क्या आपके या मेरे जैसे लोग यूपीएससी में सफल नहीं हो सकते? इस बात का जवाब आईएएस मुकेश कुमार द्वारा लिखी गई ये किताब आप भी आईएएस बन सकते हैं में बहुत ही गहराई और सलीके से दिया गया है। यूपीएससी के तीनों पड़ाव से लेकर तीसरा पड़ाव क्लियर करने के बाद के भी तजुर्बे इस किताब में निचोड़ कर बताए गए हैं। मेरा नाम है खनक और आप सुन रहे हैं कुकू एफएम। सुने जो दिल चाहे। आईएएस हमारे देश की सबसे प्रतिष्ठित और दुनिया की सबसे कठिन परीक्षा में से एक है। माफ़ कीजिए, मैं कहना चाहूँगा कि ये परीक्षा एवरेस्ट फतह से भी ज़्यादा कठिन है। यही इस परीक्षा की खूबी भी है। इसके चयन के अग्निपथ जैसे 3 दौरों, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार से तपकर जो उम्मीदवार बाहर निकलता है वो सच्चा हीरा होता है। इस परीक्षा में सफलता के लिए कोई सीधी एंट्री नहीं है। अगर आप प्रारंभिक परीक्षा में विफल हो जाते हैं या अंतिम परीक्षा साक्षात्कार में, आपको शुरुआत शून्य से ही यानी प्रारंभिक परीक्षा से ही करनी होगी। कई बार पहले अवसर में ही साक्षात्कार तक को क्रैक कर लेने वाले उम्मीदवार हो सकता है कि अगली बार प्रारंभिक परीक्षा में ही विफल होकर बाहर हो जाएं। शॉर्टकट में यकीन रखने वाले अधीर व अगंभीर लोगों के लिए ये परीक्षा नहीं है। ये तो ऐसे लोगों की दरकार रखती है जो चोटी बांधकर अध्ययन में यकीन करते हों। व्यवस्थित, अनुशासित और दृढ़ संकल्प से ओत-प्रोत उम्मीदवार ही इसकी सफलता का स्वाद चख पाते हैं। आखिर देश को इन गुणों से पूरित अधिकारियों की ही आवश्यकता होती है। जिन उम्मीदवारों में उपयुक्त गुणों का प्राचुर्य हो, यदि उन्हें सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो निश्चित ही आईएएस क्रैक कर लेते हैं। इस पुस्तक को ऐसे ही योग्य और उपयुक्त उम्मीदवारों के लिए तैयार किया गया है। हमें उम्मीद ही नहीं, ठोस भरोसा है कि ये पुस्तक निश्चित ही आईएएस बनने के लिए सत्यनिष्ठ और कृत संकल्पित उम्मीदवारों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक का कार्य करेगी। इसी आशा, विश्वास और शुभकामना के साथ मुकेश कुमार, आईएएस। किसी भी परीक्षा की तैयारी से पूर्व उसकी प्रकृति को समझना आवश्यक है, क्योंकि ये परीक्षा प्रक्रिया, संरचना एवं उसके अन्य पहलुओं के बारे में उम्मीदवार को एक स्पष्ट समझ प्रदान करती है। जहाँ तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आईएएस परीक्षा का प्रश्न है, तो इसकी गहराई, विषयों की विविधता और इस परीक्षा में सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की बड़ी संख्या को देखते हुए ये आवश्यक है कि इसकी पूरी जानकारी उम्मीदवारों को हो। हर वर्ष इस सेवा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की संख्या निरंतर बढ़ रही है।
इसके लिए उम्मीदवारों को कड़ी मेहनत, सही रणनीति, लगन तथा समर्पण की जरूरत होती है। परीक्षा में भाग लेने के 2 वर्ष पूर्व से इसकी तैयारी उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त है। कई उम्मीदवार इसके लिए 1 वर्ष पर्याप्त मानते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, उम्मीदवारों को खुद का यथार्थवादी आकलन करके ही इस परीक्षा में सम्मिलित होने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ सब कुछ हरा हरा ही नहीं है, बल्कि तपता रेगिस्तान भी है, जिसकी गर्मी से उम्मीदवार बीच में ही रास्ता छोड़ सकते हैं। इसीलिए अगर आपने आईएएस बनने का रास्ता चुन लिया है तो पूरी लगन से मंजिल की तरफ बढ़िए। विफलता से घबराकर पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि विफलता ही सफलता के रास्ते खोलती है। एक और कड़वा सच ये है कि आईएएस बनने का सपना संजोना अच्छी बात है, लेकिन व्यवहारिकता ये कहती है कि आप भविष्य की सुरक्षा के लिए नौकरी का एक विकल्प खुला रखें। परीक्षा का आयोजक संघ लोक सेवा आयोग। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रवादियों ने जो राजनीतिक आंदोलन चलाया, उसकी एक प्रमुख मांग थी कि लोक सेवा आयोग में भर्ती भारत में हो, क्योंकि तब इसकी परीक्षा इंग्लैंड में हुआ करती थी। प्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना अक्टूबर 1926 में हुई। आज़ादी के बाद संवैधानिक प्रावधानों के तहत 26 अक्टूबर 1950 को लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। इसे संवैधानिक दर्जा देने के साथ साथ स्वायत्तता भी प्रदान की गई ताकि ये बिना किसी दबाव के योग्य अधिकारियों की भर्ती कर सके। इस नव स्थापित लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग नाम दिया गया। ये एक संवैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत हुई है। सामान्यतया आयोग में अध्यक्ष सहित 9 से 11 सदस्य होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवकों की भर्ती के लिए मुख्य संस्था है, जो केंद्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों में विभिन्न प्रशासनिक परीक्षाओं का आयोजन करता है। भारतीय शासन तंत्र की रीढ़ कही जाने वाली सिविल सर्विस ग्लैमर और प्रतिष्ठा से परिपूर्ण सेवा है, जिसमें शामिल होने का ख्वाब अधिकतर युवाओं की आंखों में रहता है। कोई भी शिक्षित युवा जब अपने करियर के बारे में सोचता है तो वो 3 बातों को सबसे अधिक महत्व देता है: पद, प्रतिष्ठा और जॉब सुरक्षा। ये तीनों इच्छाएं किसी करियर में पूरी हो सकती हैं तो वो है सिविल सेवा। भारतीय सिविल सेवा देश की सर्वाधिक प्रतिष्ठित सेवा है, जो हमेशा से किसी भी महत्वाकांक्षी, योग्य एवं चुनौती स्वीकार करने वाले युवा को आकर्षित करती रही है। इस नज़र से सिविल सर्विसेज एकमात्र ऐसा करियर है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक दायित्व दोनों के बीच संतुलन स्थापित करता है। यही वजह है कि मेडिकल, इंजीनियरिंग और प्रबंधन जैसे रोजगारोन्मुख क्षेत्रों को छोड़कर देश के लाखों युवा सिविल सेवा में जाने के लिए किस्मत आजमाते हैं। सिविल सेवक अपने करियर के शुरुआत में कई तरह के अहम और जिम्मेदार पदों पर कार्य करने का अवसर प्राप्त करता है, जो करियर के अन्य क्षेत्रों में देखने को नहीं मिलता। कार्य की विविधता इस क्षेत्र की विशेषता है। प्रशासनिक ढांचा। भारतीय शासन व्यवस्था में सिविल सेवा के अंतर्गत सरकार के सभी असैन्य सरकारी विभाग आते हैं, जिनके कार्यों को केंद्रीय सिविल सेवा तथा प्रांतीय सिविल सेवा में बांटा जाता है। केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है और राज्य के अधिकारियों का चयन प्रांतीय लोक सेवा आयोग। केंद्रीय सिविल सेवा 2 वर्गों में विभाजित है: अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा और पुलिस सेवा अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जो केंद्र व राज्य दोनों सरकारों के तहत आती हैं। चयन प्रक्रिया। संघ लोक सेवा आयोग हर साल एक अखिल भारतीय परीक्षा का आयोजन करता है, जिसे सिविल सेवा परीक्षा के नाम से जाना जाता है। ये परीक्षा 3 चरणों में होती है: प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। प्रारंभिक परीक्षा एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, जिसकी प्रकृति
वस्तुनिष्ठ एवं वैकल्पिक प्रकार की होती है। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है जिसमें अध्ययन की गहराई तथा विश्लेषण क्षमता का परीक्षण होता है। परीक्षा के अंतिम चरण में साक्षात्कार के जरिए परीक्षार्थी के व्यक्तित्व के गुणों और समसामयिक जागरूकता की जांच की जाती है। प्रारंभिक परीक्षा। इस परीक्षा का पहला और महत्वपूर्ण चरण प्रारंभिक परीक्षा है। यह स्क्रीनिंग टेस्ट होता है जिसका मूल मकसद ऐसे उम्मीदवारों की छंटनी करना होता है जो गंभीर नहीं होते। सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग पद्धति को लागू किया गया है। गलत उत्तर पर प्रश्न के निर्धारित अंक का 1/3 दंड स्वरूप काटा जाएगा। उम्मीदवार अगर 1 से अधिक उत्तर देता है तो भी उत्तर गलत माना जाएगा। मुख्य परीक्षा। सिविल सेवा परीक्षा के इस चरण में उम्मीदवारों के ज्ञान की वास्तविक परीक्षा होती है। इस चरण में कुल 9 प्रश्न पत्र होते हैं। वर्ष 2013 में संघ लोक सेवा आयोग ने मुख्य परीक्षा के ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन किया। अब सामान्य अध्ययन पूर्व के 600 अंक के बजाय 1000 अंक का हो गया है। वैकल्पिक विषय पूर्व में 2 थे, अब सिर्फ 1 वैकल्पिक विषय उम्मीदवारों द्वारा चुना जाना है जो कुल 500 अंकों का होता है। उल्लेखनीय है कि मुख्य परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को आयोग द्वारा परीक्षा के अंतिम चरण यानी साक्षात्कार में बुलाया जाता है। साक्षात्कार। सिविल सेवा का अंतिम किंतु महत्वपूर्ण पड़ाव साक्षात्कार है। इसका उद्देश्य उम्मीदवार के ज्ञान का आकलन करने से अधिक उसके व्यक्तित्व की मौलिकता, विशिष्टता तथा उसके परिवेश के प्रति उसकी सजगता को जांचना परखना है। साक्षात्कार के लिए जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व व दृष्टिकोण संतुलित एवं व्यवहारिक हो। उम्मीदवार की ईमानदारी, सजगता, जागरूकता तथा अभिव्यक्ति शैली आदि साक्षात्कार बोर्ड को प्रभावित करते हैं। साक्षात्कार सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम चरण होता है। इसमें उम्मीदवारों के बायोडेटा, उनके ऐच्छिक विषय, अभिरुचियों तथा सामयिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। 30-35 मिनट तक चलने वाले साक्षात्कार को काफ़ी अच्छा माना जाता है। संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 से मुख्य परीक्षा की पद्धति एवं पाठ्यक्रम के साथ साथ साक्षात्कार के अंकों में भी बदलाव किया है। पहले साक्षात्कार 300 अंकों का होता था, अब इसे घटाकर 225 अंकों का कर दिया गया है। यहाँ उल्लेखनीय है कि साक्षात्कार में आपके ज्ञान से ज़्यादा उसकी प्रस्तुति, आपके आत्मविश्वास एवं महत्वपूर्ण मामलों पर आपके विचारों की परख होती है। परिस्थिति जन्य प्रश्नों का विश्वासपूर्वक उत्तर इस चरण में आपकी सफलता को और पुख्ता करता है। साक्षात्कार में अंतिम रूप से चयनित आवेदक अपने अंक और वरीयता के हिसाब से IAS, IPS, IFS तथा अन्य केंद्रीय सेवाओं A और B ग्रुप के लिए चुने जाते हैं। सेवा के अवसर। एक सक्षम एवं सुदृढ़ सिविल सेवा प्रणाली देश के विकास के लिए अनिवार्य है, क्योंकि सिविल चुनौतियां जो कि एक सिविल सेवा के सम्मुख सेवा काल में आती रहती हैं ही इस सेवा को भारत की सर्वोच्च एवं प्रतिष्ठित सेवा बनाती हैं। भारत की सर्वोच्च सेवा होने के कारण इससे जुड़ी प्रतिष्ठा एवं विविध चुनौतियां इस सेवा को और अधिक आकर्षक, सुरक्षित और चुनौतीपूर्ण बनाती हैं। ये संवैधानिक ढांचे के अंदर पावरफुल और सामाजिक सेवा से जुड़ी हुई नौकरी है, जहां स्थिरता है और खतरे भी कम हैं। कोचिंग की भूमिका। कोचिंग की भूमिका सपोर्टिंग है। कोचिंग आपके व्यक्तित्व में निखार ला सकती है, लेकिन केवल कोचिंग ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए पर्याप्त नहीं है। परीक्षा का माध्यम। जब से CSET का कॉन्सेप्ट आया है, हिंदी व स्थानीय भाषी विद्यार्थियों को अंग्रेजी पढ़ना
मजबूरी हो गया है। लेकिन अंग्रेजी पढ़ने और लिखने वाले उच्च वर्गीय लोग ही सिविल सेवा में सफलता पा सकते हैं, ऐसा भी नहीं है। खासकर साक्षात्कार को लेकर ऐसा ज़्यादा कहा जाता है, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के लिए अधिकतर सामग्री अंग्रेजी में ही उपलब्ध है। हालांकि हिंदी और स्थानीय भाषा माध्यम के उम्मीदवार भी समान रूप से सफल हो रहे हैं। हाल ही के वर्षों में हिंदी माध्यम के परिणाम में काफ़ी वृद्धि हुई है। हिंदी माध्यम के प्रतियोगियों ने उच्च रैंक भी प्राप्त किया है। आवेदन कैसे करें? परीक्षा के लिए आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए 50 रुपये फीस के रूप में SBI की किसी भी शाखा में नकद या नेट बैंकिंग से क्रेडिट या डेबिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदक को 100 रुपये केंद्रीय भर्ती शुल्क टिकट द्वारा जमा कराने होते हैं। SC, ST, महिला या विकलांग उम्मीदवारों को शुल्क नहीं देना पड़ता। सिविल सेवा में जाने के इच्छुक प्रतिभागी को अपनी स्नातक या कोई अन्य डिग्री हासिल करने के बाद पूरी तरह से इस परीक्षा की तैयारी में लग जाना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग अमूमन फरवरी में प्रारंभिक परीक्षा के लिए सूचना जारी करता है। आयोग विभिन्न सेवाओं के लिए लगभग दर्जन भर परीक्षाओं का आयोजन करता है, जैसे भारतीय अभियांत्रिकी सेवा, भारतीय आर्थिक और सांख्यिकी सेवा, भूगर्भ सेवा, विशिष्ट श्रेणी रेलवे प्रशिक्षु सेवा, संयुक्त चिकित्सा सेवा, केंद्रीय पुलिस सेवा, संयुक्त रक्षा सेवा, राष्ट्रीय रक्षा सेवा। पद और पदाधिकार। सिविल सेवाएं विश्व को फ्रांस की देन है। भारत में इसकी शुरुआत ब्रिटिश शासन के दौरान सन 1885 में हुई। ब्रिटिश शासन के दौरान सिविल सेवा के अधिकारियों को व्यापक अधिकार प्राप्त थे और उनका मुख्य कार्य कानून व्यवस्था बनाए रखना, न्याय करना तथा करों का एकत्रण था। आज का सिविल सेवक एक प्रजातांत्रिक ढांचे में कार्य करता है, जिसका मुख्य कार्य विकास तथा प्रगति है। यदि हम पदों की बात करें तो भारत में राजनीतिज्ञों द्वारा सर्वोच्च पद धारित किए जाते हैं। उनके पश्चात सचिवों का स्थान आता है, जो कि IAS अधिकारी होते हैं। यदि शिखर पर प्रधानमंत्री या मंत्री हैं तो दूसरा स्थान सिविल सेवकों का होता है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय सिविल सेवा ICS की समरूप उत्तराधिकारी है। सरकार ने पुरानी औपनिवेशिक सेवाओं ICS और IP की स्मृति को जीवित रखने हेतु उनके ही समानांतर भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS को लागू किया, जिसने ICS और IP की जगह ली। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना था कि ICS और IP को साम्राज्यवादी ताकत ने लागू किया था और IAS तथा IPS को लागू करने वाली स्वतंत्र भारत की पहली सरकार थी। जैसे ही भारत में प्रजातांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था प्रगतिशील और सुदृढ़ होने लगी, जिसका मंत्र हस्तांतरण और विकेंद्रीयकरण था, तो सिविल सेवाओं की संरक्षण देने वाली भूमिका में भी बदलाव आया। नीतियों का निर्माण और निर्णय लेने का कार्य धीरे धीरे चुने गए प्रतिनिधियों पर जाने लगा। यद्यपि सिविल सेवा का निडर होकर सलाह देने का कार्य जारी रहा, किंतु उनके द्वारा राजनीतिक रूप से तटस्थ होने तथा प्रशासनिक रूप से नीतियों के भली भांति कार्यान्वयन के कारण लोगों के कल्याण में वृद्धि हुई और वो अधिक सुरक्षित हुए। सिविल सेवा के अधिकारियों और राजनेताओं के बीच नए समीकरणों को गढ़ा जाना था और वर्ष 1967 तक ये हो गया था। महत्वपूर्ण भूमिका। प्रत्येक नीतिगत मामले में एक IAS अधिकारी की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उदाहरणतः संविधान के अनुच्छेद 77 के अंतर्गत केंद्र के तथा अनुच्छेद 166 के अंतर्गत राज्यों के कार्यकारी शासन के लिए उल्लेखित कार्य
नियमों में मंत्रालय या विभाग के सचिव का ये कर्तव्य है कि वो उन नियमों का पालन सुनिश्चित करे। यदि मंत्री भी किसी नियम के विरुद्ध कोई आदेश देता है तो ये सचिव का कर्तव्य है कि वो मंत्री को ये बताए। फिर भी यदि मंत्री नियम विरुद्ध कार्य के लिए जोर डालता है तो फाइल मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, जो भी स्थिति हो, उसके पास भेजी जाए। संविधान का भाग 14 सिविल सेवाओं को उनके खिलाफ मनमानी कार्रवाई से संरक्षण प्रदान करता है, जो दुनिया में किसी भी सिविल सेवा में नहीं है, यहाँ तक कि हमारे अपने सशस्त्र बलों में भी नहीं। संविधान का अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाओं को व्यापक संरक्षण प्रदान करता है। बदले में राष्ट्र उनसे भ्रष्टाचार मुक्त होने, चुने हुए जनप्रतिनिधियों को निडर होकर स्वतंत्र और सही सलाह देने, कर्मठता और निष्पक्षता से अपना कर्तव्य पूरा करने की दृढ़ता रखने, अपनी पेशेवर क्षमता को विकसित करने और भारत के लोगों की सेवा करने की अपेक्षा करता है। योग्यता के अनुसार काम मिले। आईएएस में एक मुख्य दोष ये है कि जिन स्थानों पर निर्णय लेने के लिए एक विशेष योग्यता की ज़रूरत होती है, वहाँ उस क्षेत्र का ज्ञान नहीं होने पर भी वो निर्णय लेने के लिए बैठ जाते हैं। इसके कारण भारत में व्यावसायिक कौशल का विकास बुरी तरह प्रभावित होता है। कुछ मायनों में ऐसा इसलिए हुआ है कि आईएएस अधिकारी स्वयं ऐसे विभागों और पदों में घुस जाते हैं जहां उनके पास करने हेतु कोई काम नहीं होता है। एक आईएएस का स्वास्थ्य सेवाओं का आयुक्त होना या कृषि विभाग का संचालक होना एक हास्यास्पद बात है। इसी प्रकार किसी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या उद्योग में किसी आईएएस अधिकारी को प्रबंध संचालक क्यों होना चाहिए? ये तो एक बिजनेस मैनेजर का काम है। अब प्रश्न उठता है कि फिर आईएएस जैसी सिविल सेवाओं की क्या भूमिका है? प्रबंधन और प्रशासन के बीच एक मौलिक अंतर है। प्रबंधन में चर राशि का एक दी गई श्रेणी में अनुमान लगाया जा सकता है और अपवाद और लचीलेपन के साथ एक रेखीय मॉडल बनाया जा सकता है। प्रशासन में प्रत्येक नागरिक स्वयं में एक चर राशि है और चर का अनुमान नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो स्वयं एक अनिश्चित परिवर्तन का विषय है जो अनेक कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता भी शामिल है। एक प्रशासक को नियमों के ढांचे में काम करते हुए सत्तारूढ़ दल की विचारधारा और कार्यक्रमों के अनुरूप राजनीतिक प्रक्रिया में बाधा होने पर भी उसे गैर रेखीय मॉडल के साथ काम करना होगा, जहां उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों से निपटने के लिए तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता होगी। ये एक गैर तकनीकी व्यक्ति ही कर सकता है, जो प्रशासन में प्रशिक्षित और निपुण हो। एक तकनीकी रूप से प्रशिक्षित प्रबंधकीय मस्तिष्क इससे निपटने में शायद सक्षम नहीं होगा और इसके दुर्भाग्यपूर्ण परिणाम होंगे। इसीलिए हमें शासन चलाने के लिए प्रशासकों की आवश्यकता है और वो गैर तकनीकी ही होंगे जिन्हें व्यापक क्षेत्रों में अनुभव प्राप्त हो। कार्य की व्यापकता। इस व्यवस्था में दूसरा दोष ये है कि आईएएस अधिकारियों का बार बार स्थानांतरण उन्हें किसी भी क्षेत्र में दक्षता हासिल करने से रोकता है। वास्तव में एक आईएएस अधिकारी का व्यापक विषयों, पदों और मुद्दों से जुड़ा होना इस सेवा की सबसे बड़ी ताकत है, न कि उसकी कमजोरी। शुरुआत के दिनों में एक आईएएस अधिकारी कानून व्यवस्था से लेकर मानवीय संबंधों तक की भिन्न भिन्न परिस्थितियों से निपटता है। मानवीय प्रबंधन से लेकर संकट प्रबंधन तक, सामाजिक मुद्दों से लेकर आर्थिक मुद्दों तक वो अपने काम पर परिस्थितियों का विश्लेषण करना सीखता है और उसका मस्तिष्क त्वरित व दृढ़ निर्णय लेने के अनुकूल हो जाता है। एक प्रशासक को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों का विश्लेषण करना होता है। चल संसाधनों और पूर्व निर्धारित योजनाओं की प्राथमिकताओं को देखना होता है, तब निर्णय लेना होता है या कार्य के सबसे अच्छे तरीके पर सलाह देनी होती है। सेना की भाषा में कहें तो प्रत्येक सेना का मुखिया अपनी बात को सरकार के समक्ष प्रस्तुत करता है, किंतु तब रक्षा स्टाफ का प्रमुख ही
प्राथमिकताओं के आधार पर आंतरिक दायित्वों को तय करता है और कार्रवाई की सीमाएं निर्धारित करता है। संयोग से ये काम मंत्रालय के एक आईएएस सचिव का या विभाग का कार्य है, जो आज के संदर्भ में इस सेवा को प्रासंगिक बनाता है। एक महान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक सर्वसम्मत समन्वयक के रूप में। ऐसे में आईएएस अधिकारी निश्चित ही प्रत्येक क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ेंगे। आईएफएस, भारतीय विदेश सेवा। एक आईएफएस अधिकारी देश के बाह्य मामलों जैसे कूटनीतिक, व्यापारिक, सांस्कृतिक संबंधों में संबंधित कार्यों को संपादित करते हैं। वो भारत की विदेश नीति के निर्माण तथा कार्यान्वयन में संलग्न होते हैं। आईएफएस अधिकारी की सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना राजदूतों या विदेश सचिव के रूप में होती है। राज्य सिविल सेवा। प्रखंड व तहसील के स्तर पर आने वाली समस्या का समाधान राज्य सिविल सेवा के अधिकारी करते हैं। अलग अलग राज्यों में इन्हें एसडीएम या एसडीओ के नाम से जाना जाता है। एक्साइज अफसर, बीडीओ आदि राज्य सिविल सेवा से ही आते हैं। इनका चयन राज्य सिविल सेवा परीक्षा द्वारा होता है। राष्ट्र निर्माण में अगुवा। संविधान आदर्श प्रशासन की संकल्पना में सिविल सेवा के महत्व को रेखांकित करते हुए देश की पोर पोर में व्यवस्था बहाली की कुंजी प्रशासनिक अधिकारियों को देता है। विकास की कोई भी परियोजना हो, जन कल्याण का कोई भी मसौदा हो, प्राकृतिक आपदा के कितने भी कठिन क्षण हो, पहली प्रतिक्रिया प्रशासन की ओर से ही आती है। ऐसे में कहा जाए कि देश के विकास के ककहरे की शुरुआत सक्षम प्रशासन से होती है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आत्मसंतोष। आपने अपने बचपन में अपने आसपास आपदाग्रस्त लोगों को देखा होगा। कई बार आपका दिल भी उनके दर्द को देखकर भर आया होगा, पर सवाल यही बाकी रहा कि उनकी दिक्कतें दूर कैसे की जाएं। भारतीय प्रशासनिक सेवा अब तक आपके मन के कोनों में पल रहे इस प्रश्न का वाजिब हल है। यहाँ काम करते हुए आप अपने समूचे अधिकारों का इस्तेमाल देशवासियों के कष्ट, उनकी रोज़ाना की परेशानियों को हल करने में कर सकते हैं। यहाँ अपने काम से मिले संतोष का कोई मुकाबला नहीं है। अखिल भारतीय सेवा। भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय वन सेवा ये अखिल भारतीय सेवा कही जाती हैं, जबकि अन्य सेवाओं जैसे भारतीय राजस्व सेवा, सूचना सेवा को केंद्रीय सेवा कहा जाता है। अखिल भारतीय सेवा कर्मियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण संघ सरकार द्वारा की जाती है तथा ये संघ व राज्य दोनों जगह पर अपनी सेवाएं देते हैं। अधिकारियों को कार्डर दिए जाते हैं जिसके मुताबिक वो विभिन्न राज्यों में अपनी सेवाएं देते हैं। 24 राज्यों का अपना कार्डर है, लेकिन कुछ राज्यों के संयुक्त कार्डर भी है। असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा एवं केंद्र शासित प्रदेशों आदि में। सभी नागरिक सेवाओं में भारतीय प्रशासनिक सेवा सर्वोच्च स्थान रखती है। लगभग 90 रिक्तियों में से हर वर्ष 50 या 60 लोगों को ही जो सफल घोषित किए जाते हैं, ये सेवा चाहे राज्य में हो या केंद्र में संपूर्ण प्रशासन की धुरी होती है। शुरुआत में अनुमंडल और जिलों में अपनी सेवाएं देने के बाद ये राज्यों के सचिवालय, विभागीय सचिव की भूमिका निभाते हैं। केंद्र में इनकी प्रतिनियुक्ति भी होती है, जहां ये मंत्रिमंडलीय सचिव के पद पर भी पहुंचते हैं। जहां तक इनके कार्यों का सवाल है तो ये लिखित से ज़्यादा अलिखित हैं। सरकारी नीतियों का क्रियान्वयन, कानून प्रशासन, प्राकृतिक आपदा में फंडों का वितरण, प्रशासनिक समेत आदि अनेक कार्य आईएएस द्वारा संपादित किए जाते हैं। भारतीय वन सेवा। इस सेवा का सृजन सन 1966 में देश की प्राकृतिक वन संपदा के संवर्धन एवं संरक्षण हेतु किया गया।
चयनित अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशासनिक प्रशिक्षण के लिए लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक संस्थान मसूरी भेज दिया जाता है। इसके बाद उन्हें वन सेवा के अभिनव प्रशिक्षण के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन्य अकादमी देहरादून भेजा जाता है। अकादमिक प्रशिक्षण के बाद अभ्यर्थियों को फील्ड प्रशिक्षण के लिए राज्यों में 1 वर्ष के लिए भेजा जाता है। भारतीय वन सेवा में चयनित अभ्यर्थियों को परिवेक्षाधीन अवधि 3 साल की होती है और इस अवधि में वो सहायक वन संरक्षक के पद पर कार्य करते हैं। इस समूची अवधि और 4 वर्ष तक कनिष्ठ पद पर कार्यरत रहने के बाद अधिकारियों को वरिष्ठ पद एवं वेतनमान दिया जाता है और वो सहायक वन संरक्षक अनुमंडल वन अधिकारी के पद पर कार्य करते हैं। भारतीय वन सेवा में रैंक इस प्रकार हैं: परिवेक्षाधीन अधिकारी, सहायक वन संरक्षक, मुख्य वन संरक्षक, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक। प्रधान मुख्य वन संरक्षक का पद किसी राज्य में वन सेवा अधिकारी का सर्वोच्च पद है। वन महानिदेशक केंद्र में सर्वोच्च पद है। इस पद पर राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों में से एक को चुना जाता है। भारतीय राजस्व सेवा। भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय सेवाओं में से एक है। इस सेवा के अधिकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं, जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रहण के लिए जिम्मेदार होता है। भारतीय राजस्व सेवा की 2 शाखाएं हैं: सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क तथा आयकर। दोनों शाखाओं पर 2 वैधानिक संस्थाओं, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क तथा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा नियंत्रण एवं निर्देशन किया जाता है। भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी सहायक आयुक्त के पद से अपनी सेवा की शुरुआत करते हैं और सामान्यतः वो मुख्य आयुक्त के पद तक पहुंचते हैं। इस सेवा के सबसे वरिष्ठ सदस्य केंद्रीय प्रत्यक्ष कर, केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, सीमा उत्पाद एवं सेवा कर अपील न्यायाधिकरण एवं आयकर अपील न्यायाधिकरण के प्रमुख के पद पर पहुंचते हैं। IRS भारतीय राजस्व सेवा केंद्रीय सेवाओं में से एक है। ये सेवा या इसके अधिकारी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अधीन कार्य करते हैं। अधिकारियों को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अकादमी नागपुर में प्रशिक्षण दिया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा। भारतीय पुलिस सेवा या IPS 3 अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। नियुक्ति के बाद इन्हें राज्य या काडर दिए जाते हैं, जहां जिला पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में इन्हें 2 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद उन्हें सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में 3 स्टार का बैज प्रदान किया जाता है। इसके बाद की पदोन्नति इस प्रकार है: पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, उप महानिरीक्षक, महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक। ये राज्य के पुलिस बल का मुखिया होता है। समय के साथ साथ भारतीय सेवाओं के उद्देश्यों और कार्य पद्धति में काफ़ी परिवर्तन आया है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी खुफिया ब्यूरो, अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान, केंद्रीय जांच ब्यूरो, अपराध अनुसंधान विभाग इत्यादि में भी अपनी सेवाएं देते हैं और इनके प्रमुख पदों पर इन अधिकारियों को ही नियुक्त किया जाता है। भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS में चयन सिविल सेवा परीक्षा द्वारा होता है। इस पद की समाज में प्रतिष्ठा को देखते हुए देश के लाखों युवाओं के बीच इसके प्रति ज़बरदस्त आकर्षण है, जिसकी वजह से देश के लाखों युवा इस परीक्षा में शामिल होते हैं। लेकिन अंतिम चयन में कुछ मेहनती और प्रतिभाशाली उम्मीदवार ही स्थान बना पाते हैं। भारतीय पुलिस सेवा में उम्मीदवार का चुनाव परीक्षा में उसके अंक
और उसके द्वारा दी गई पदों की वरीयता के हिसाब से होता है। इस सेवा के साथ चुनौतियां और उत्तरदायित्व जुड़े हुए हैं। इसीलिए संघ लोक सेवा आयोग ऐसे उम्मीदवार का चुनाव करता है जो इस सेवा के अनुकूल हों। आईपीएस में चुने हुए उम्मीदवार का प्रशिक्षण सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में होता है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद उम्मीदवार को जो राज्य कैडर दिया जाता है, उस राज्य के किसी जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में 1 साल का कार्य प्रशिक्षण लेना होता है। इसके बाद सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में 2 वर्ष तक कार्य करना होता है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए अधिकारी का उत्तरदायित्व पुलिस उपाधीक्षक के समकक्ष होता है। सहायक पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए उसके अपने वरीय अधिकारियों, पुलिस अधीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस महानिरीक्षक के प्रति जवाबदेही होती है। पदोन्नति द्वारा आईपीएस अधिकारी सहायक पुलिस अधीक्षक से पुलिस महानिदेशक पद तक पहुंच सकता है। पुलिस महानिदेशक राज्य पुलिस बल का मुखिया होता है। साथ ही आईपीएस अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के खुफिया विभाग इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीबीआई में जाते हैं। दिल्ली, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में कानून व व्यवस्था को बनाए रखना पुलिस बल की विशेष जिम्मेदारी है। इन शहरों में पुलिस अधिकारी को सहायक पुलिस आयुक्त, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त यानी डीसीपी, संयुक्त पुलिस आयुक्त और पुलिस आयुक्त यानी सीपी कहा जाता है। पुलिस आयुक्त इन शहरों के पुलिस बल का प्रमुख होता है। आईएएस परीक्षा अखिल भारतीय सेवाओं में आईएएस का सर्वोच्च स्थान है। प्रत्येक वर्ष करीब 1000 रिक्तियों में से वही उम्मीदवार आईएएस के लिए चुने जाते हैं जिनका रैंक 100 के नीचे रहता है। आईएएस अधिकारी सरकार में महत्वपूर्ण ओहदों पर कार्य करते हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्ति के तुरंत बाद इन्हें अनुमंडल या जिलों में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पदोन्नत होकर ये राज्यों में विभागीय सचिव के पदों तक पहुंचते हैं। प्रारंभिक चरण में नियुक्ति के बाद तुरंत इन्हें अनुमंडल या जिलों में नियुक्त किया जाता है। इसके बाद पदोन्नत होकर ये राज्यों में विभागीय सचिव के पदों तक पहुंचते हैं। एक आईएएस अधिकारी अपनी संपूर्ण सेवा अवधि का लगभग आधा समय राज्यों में बिताता है। उसके बाद वो केंद्र में अपनी सेवाएं देता है। राज्य में सर्वोच्च पद मुख्य सचिव का होता है, जिस पर आईएएस की ही नियुक्ति होती है, जबकि केंद्र में कैबिनेट सचिव संपूर्ण भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। आईएएस अधिकारी देश के नीति निर्माता तथा कार्यान्वयनकर्ता होते हैं। वो सरकार का विभिन्न देशों या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर प्रतिनिधित्व करते हैं। वो सरकार के बदले संधियों पर हस्ताक्षर के लिए अधिकृत होते हैं। जब वो जिला स्तर पर कार्य करते हैं तो लोकप्रिय रूप में डीएम, कलेक्टर, जिलाधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट इत्यादि नामों से पुकारे जाते हैं। वो जिला स्तर के सभी कार्यों के लिए सीधे तौर पर उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो विकास कार्य हो या कानून व्यवस्था या आपदा प्रबंधन। सचिवालयों में ये उप सचिव, अवर सचिव, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव इत्यादि के दायित्व निभाते हैं। आईएएस अधिकारी के रूप में इनकी सर्वश्रेष्ठ पदस्थापना प्रधानमंत्री तथा विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के प्रधान सचिव के रूप में होती है। चयनित अधिकारियों का प्रशिक्षण। सिविल सेवा में चयनित अधिकारियों को व्यक्तिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सलाह के बाद विभिन्न संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जाता है।
प्रत्येक वर्ष जो उम्मीदवार सफल होते हैं, संपूर्ण प्रशिक्षण के दौरान उन्हें पर्यवेक्षक कहा जाता है। सर्वप्रथम सारे उम्मीदवारों को 4 महीने का आधारभूत प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री अकादमी मसूरी में दिया जाता है। इस प्रशिक्षण के बाद आईएएस उम्मीदवारों को छोड़कर सारे प्रशिक्षु भिन्न भिन्न संस्थानों में आगे के प्रशिक्षण के लिए जाते हैं। भारतीय विदेश सेवा में चयनित पर्यवेक्षकों को दिल्ली में, भारतीय पुलिस सेवा में चयनित पर्यवेक्षकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल अकादमी हैदराबाद, भारतीय राजस्व सेवा में चयनित पर्यवेक्षकों को राष्ट्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड अकादमी नागपुर तथा सीमा शुल्क उत्पाद एवं नारकोटिक्स में चयनित पर्यवेक्षकों को फरीदाबाद में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस संपूर्ण प्रशिक्षण के बाद आईएएस एवं आईपीएस को राज्यों में एवं अन्य सेवा जैसे आईआरएस आदि को विभिन्न स्थानों पर नियुक्ति दी जाती है। आईएएस अधिकारियों को मिलने वाली सुविधाएं। इन अधिकारियों को मुफ्त आवास की सुविधाएं, सरकारी वाहन, मुफ्त बिजली इत्यादि सुविधाएं मिलती हैं। अगर कोई आईएएस अधिकारी लोक सरकारी उपक्रम का प्रमुख बनता है तो उसे उस उपक्रम की सुविधाओं के अलावा आईएएस की भी सभी सुविधाएं मिलती हैं। ये इन अधिकारियों के लिए एक तरह से बोनस है। आईएएस अधिकारियों को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन के अलावा भी कुछ सुविधाएं मिलती हैं। आईएएस या सिविल सेवकों के कार्य की प्रकृति प्रशासनिक होती है। ये समाज के हर तबके से प्रत्येक स्तर पर संबद्ध रहते हैं तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिए गए फैसलों का असर लोगों की जिंदगी को प्रभावित करता है। सिविल सेवकों को अपने कार्य के दौरान न केवल अपने अधिकार क्षेत्र वरन देश के अन्य भागों का भी दौरा करना पड़ता है। सिविल सेवक सही मायने में सरकारी नीतियों के वाहक होते हैं, यानी सरकार कागज़ पर जो नीतियां बनाती हैं उसे धरातल पर अमली जामा पहनाने का कार्य सिविल सेवक ही करते हैं। शैक्षणिक योग्यता। सिविल सेवा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नलिखित अर्हता निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी राज्य या केंद्रीय विश्वविद्यालय या डीम्ड विश्वविद्यालय द्वारा स्नातक अथवा समकक्ष की डिग्री। वैसे उम्मीदवार जो स्नातक या समकक्ष परीक्षा के परिणाम का इंतज़ार कर रहे हैं या अंतिम वर्ष में हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा में बैठ सकते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में शामिल होने के पूर्व उन्हें आवेदन पत्र के साथ न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की डिग्री संलग्न करना आवश्यक है। विशेष परिस्थिति में आयोग वैसे उम्मीदवारों को भी परीक्षा में बैठने की अनुमति दे सकता है जो निर्धारित योग्यता धारण नहीं करते हैं, लेकिन आयोग की नज़र में उनकी डिग्री न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष है। पेशेवर और तकनीकी योग्यता वाले उम्मीदवार भी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। वैसे उम्मीदवार जो एमबीबीएस के फाइनल में हैं या जिनकी इंटर्नशिप अभी पूरी नहीं हुई है, वो भी सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में शामिल हो सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार के दौरान उन्हें पूरी डिग्री साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष रखनी पड़ती है। योग्यता की अन्य शर्तें ये हैं। राष्ट्रीयता। सिविल सेवा परीक्षा में आईएएस के पद केवल भारतीय नागरिकों के लिए होते हैं। अन्य पदों व सेवाओं के लिए निम्नलिखित में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। भारतीय नागरिक हो, नेपाली नागरिक हो, भूटान का नागरिक हो, वैसे तिब्बती शरणार्थी जो 1 जनवरी 1962 से पूर्व भारत आए हों और भारतीय नागरिकता ली हो। आयु सीमा। सामान्य उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष एवं अधिकतम 30 वर्ष है। आयु की गणना परीक्षा के वर्ष के 1 अगस्त से की जाएगी। SC/ST उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में 5 साल की छूट है। अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट है। जो उम्मीदवार
1 जनवरी 1989 से 31 दिसंबर 1989 के बीच जम्मू व कश्मीर में निवासरत थे, उन्हें आयु में 5 साल की छूट मिलेगी। सेना में सेवा के दौरान विदेश या अशांत क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान अपंग लोगों को 3 साल की छूट है। पूर्व सैनिकों, जिसमें कमीशन्ड अधिकारी भी शामिल हैं, को आयु सीमा में 5 साल की छूट है। चिकित्सीय रूप से अंध, बधिर एवं मूक लोगों को सेवा में 10 साल की छूट है। ये त्रिस्तरीय सिविल सेवा परीक्षा का पहला एवं सबसे महत्वपूर्ण चरण है। प्रत्येक वर्ष 4 लाख से अधिक उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं, लेकिन इनमें से केवल 13-14 हजार ही मुख्य परीक्षा के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। प्रारंभिक परीक्षा की प्रकृति वस्तुनिष्ठ प्रकार की है, जिसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन का होता है, जिसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, विज्ञान, सामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कुल अंक में से 1/3 अंक काटे जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र तार्किक क्षमता एवं योग्यता का होता है। इस प्रश्न पत्र में प्रश्न संख्या 73 से 80 को छोड़कर सभी प्रश्नों के लिए नकारात्मक अंक की व्यवस्था है। यहाँ उल्लेखनीय है कि जो उम्मीदवार प्रारंभिक परीक्षा में सफल होते हैं, उनके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाते। परीक्षा की तैयारी। देश की सर्वोच्च परीक्षाओं में से एक सिविल सेवा परीक्षा को लेकर कौतूहल की स्थिति उम्मीदवारों में हमेशा बनी रहती है। वर्तमान में युवा पीढ़ी अपने रोजगार और करियर के लिए काफ़ी आशंकित है। आज समाज का हर युवा चाहता है कि उसे अच्छी से अच्छी नौकरी मिल जाए, ताकि वो अपना जीवन सपरिवार प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत कर सके। इसलिए आज का युवा सिविल सेवा के क्षेत्र में करियर बनाने हेतु जी जान से जुटा हुआ है। ब्रिटिश काल से संबंधित आईएएस सेवाओं में जो आकर्षण ब्रिटिश काल में था, उसमें आज भी कोई कमी नहीं आई है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की रीढ़ सिविल सेवा है। देश में नीतियों का निर्माण और उनके कार्यान्वयन की बागडोर मुख्यतः सिविल सेवकों के हाथों में होती है। यही कारण है कि भारत जैसे विकासशील देश में सिविल सेवकों का महत्व एवं सामाजिक पहचान विशेष तौर पर बढ़ गई है। कदम दर कदम तैयारी। भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के लिए होने वाली परीक्षा की तैयारी में हर वर्ष हजारों युवा जुटते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 100 ही ये लक्ष्य प्राप्त कर पाते हैं। हालांकि आईएएस की तैयारी बहुत कठिन है, लेकिन इसकी विधिवत तैयारी के बाद इसमें सफलता की उम्मीद बढ़ जाती है। इस बड़े पद को हासिल करने के लिए हर साल लाखों युवा कड़ी मेहनत से गुजरते हैं। किसी को इस परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मिलती है, तो किसी को मुख्य परीक्षा में, लेकिन तीसरे चरण यानी साक्षात्कार तक आते आते बहुत सारे उम्मीदवारों को मायूसी ही हाथ लगती है। करीब 4 लाख उम्मीदवारों में से 15-20 हजार उम्मीदवार ही पहला चरण पार करने में सफल होते हैं। इसके बाद मुख्य परीक्षा की बारी आती है। इसमें ज़्यादातर उम्मीदवार दौड़ से बाहर हो जाते हैं। आखिरी चरण साक्षात्कार में पदों की संख्या से 3 गुना ज़्यादा उम्मीदवार बुलाए जाते हैं। अगर 1000 पदों के लिए आवेदन मंगाए जाते हैं, तो मुख्य परीक्षा के बाद करीब 3000 उम्मीदवार साक्षात्कार में बुलाए जाते हैं। फाइनल में गिने चुने लोगों को ही कामयाबी हासिल होती है। इंडियन फॉरेन सर्विस, आईएएस, आईपीएस में बहुत कम उम्मीदवारों को ही आने का मौका मिलता है। अन्य उम्मीदवार आईआरएस यानी इंडियन रेवेन्यू सर्विस या अलॉयड सर्विस में जाते हैं। परीक्षा में सवालों के पैटर्न में ये सोचकर बदलाव लाया गया था कि
कि कोचिंग के जाल से उम्मीदवारों को मुक्ति मिलेगी, लेकिन 1 वर्ष में ही कोचिंग संस्थान फिर हावी हो गए। अब सीसेट की तैयारी भी कोचिंग संस्थान कराने लगे हैं। विशेषज्ञ कहते हैं, मौजूदा पैटर्न में कलेक्ट्री की तैयारी कीजिए तो इंस्पेक्टरी की भी हो जाएगी। यानी परीक्षा का पैटर्न ऐसा हो गया है कि इससे बैंकिंग सेवा और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा में भी बहुत मदद मिलती है। इसके लिए अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं रह जाती। पिरामिड बनाकर तैयारी। किसी भी परीक्षा की तैयारी हो, हमें एक पिरामिड बनाकर ही करनी चाहिए। वैसे शुरुआती दौर में हमें तैयारी पाठ्यक्रम कवरेज से ही करनी चाहिए, किंतु परीक्षा का समय जैसे जैसे निकट आता है, वैसे वैसे पिरामिड के शीर्ष तक पहुंचने तक उसकी भली भांति तैयारी करनी चाहिए। और तैयारी भी पाठ्यक्रम के कोर एरिया पर निर्भर करती है। रणनीति बनाना ज़रूरी। किसी भी परीक्षा के लिए रणनीति भी ज़रूरी है। जो सफल उम्मीदवार हैं, उनका मानना है कि हमें अपनी योग्यता के अनुसार ही तैयारी करनी चाहिए। योजना बनाते समय आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप कितने दिनों में तैयारी कर सकते हैं। सिविल सेवा की परीक्षा में कुछ वैकल्पिक विषयों में काफ़ी गैप भी मिल जाते हैं। यदि आपकी परीक्षा में गैप है, तो आप वैकल्पिक विषयों की तैयारी के लिए बीच का समय भी रिजर्व कर सकते हैं। इस बचे हुए समय के लिए आप समय का सदुपयोग कर सकते हैं और फिर तैयारी में जुट जाइए। यदि आप समय का सही उपयोग कर लेंगे तो सफल होने में किसी भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक से तैयारी करेंगे तो आप जल्दी ही सफल होंगे। जिन विषयों में मेरिट की सूची निर्धारित हो, तो आप उन विषयों का आधार लेकर तैयारी कर सकते हैं, किंतु जो विषय आप क्वालिफाई कर सकते हैं, उन्हें आप नज़रअंदाज मत करिए। हर पल है महत्वपूर्ण। इस परीक्षा में सफल उम्मीदवार का मानना है कि मुख्य परीक्षा में आप प्रभावी प्रदर्शन तभी कर पाएंगे जब बचे हुए समय का सही सदुपयोग करेंगे। इस समय नए टॉपिक्स पढ़ने से बचें और जो अभी तक पढ़े हैं उनका खूब रिवीजन करें। रिवीजन ही सफलता की कुंजी है। इसके अलावा आप सबसे पहले इस परीक्षा में पूछे जाने वाले विषयों की एक सूची बना लें और अपनी तैयारी की योजना इसी के अनुरूप करें। अगर आपको लगता है कि आपके जीएस पेपर में कुछ कमी रह गई है जिसे 2 दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है, तो आपके लिए बेहतर होगा कि आप सबसे पहले जीएस पेपर की तैयारी में जुट जाएं। उसके बाद ही अन्य पेपर पर ध्यान दें। इस तरह की योजना आपको खुद बनानी होगी और खुद उस पर अमल भी करना होगा। अगर आप इस तरह की योजना हर विषय के साथ बनाते हैं, तो आप अपने बचे हुए समय का सही सदुपयोग करने में सफल हो सकते हैं। गैप को ध्यान में रखकर तैयारी। सफल लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि हर काम अलग ढंग से करते हैं। अगर आपको मुख्य परीक्षा में बेहतर स्कोर करना है, तो आपको भीड़ से अलग होने के लिए कुछ अलग सोचना होगा। आप सबसे पहले ये देखें कि आपका वैकल्पिक विषय कब है। अक्सर देखा जाता है कि 2 वैकल्पिक विषयों के बीच काफ़ी दिनों का गैप होता है। अगर आपके साथ भी इस तरह की स्थिति है, तो बेहतर होगा कि आप अपने विषयों की तैयारी इस बचे हुए समय के लिए रख दें और इस बचे हुए समय का सदुपयोग अन्य कमज़ोर विषयों की रिवीजन से करें। इससे आपको अन्य विषयों की तैयारी के लिए कुछ अतिरिक्त समय मिल जाएगा। अनिवार्य विषय पर ध्यान। आईएएस की तैयारी करने वाले अधिकांश उम्मीदवार जर्नल इंग्लिश और सामान्य हिंदी की तैयारी के प्रति गंभीर नहीं होते हैं। इसका परिणाम ये होता है कि बाद में उन्हें अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है और समयाभाव के कारण अंतिम समय में अपनी रणनीति और भाग्य को कोसते हैं। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सभी विषयों का समान महत्व होता है। आप किसी भी विषय को छोड़कर आगे नहीं बढ़ सकते हैं।
यदि आप इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स लाने में सफल होंगे तभी अन्य विषयों का मूल्यांकन किया जाएगा। इस कारण इसे हल्के में लेने की भूल कभी ना करें। आपके लिए सबसे बेहतर रास्ता ये है कि क्वालिफाइंग नेचर के जर्नल इंग्लिश और सामान्य हिंदी के प्रति कतई लापरवाही ना बरतें और इसकी भी तैयारी अच्छी तरह से करें। निबंध लेखन हेतु वैज्ञानिक सोच। मुख्य परीक्षा में सफल कई टॉपर्स का मानना है कि कुछ उम्मीदवार ये सोचते हैं कि निबंध में थोड़ी तैयारी करके अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। इस तरह की बातें ठीक नहीं है। निबंध में आप बेहतर अंक तभी ला सकते हैं जब आप वैज्ञानिक तरीके से इसकी तैयारी करते हैं। बेहतर और आदर्श स्थिति ये होगी कि पहले से ही एक क्षेत्र निर्धारित कर लें कि मुझे इन्हीं क्षेत्रों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप पहले से ये निर्धारित कर लेते हैं कि मुझे राजनीति से संबंधित क्षेत्रों पर ही निबंध लिखना है, तो आपके लिए बेहतर स्थिति होगी और आप तैयारी को भी अंतिम रूप देने में सफल होंगे। इस परीक्षा में निबंध का एक अनिवार्य पेपर होता है जिसमें 3 घंटे में किसी एक विषय पर निबंध लिखना होता है। इस समय में आप सूझबूझ के साथ व्यवस्थित और तर्कपूर्ण ढंग से लिखें। इस पेपर का मकसद आपकी सोच, भाषा शैली और सहज अभिव्यक्ति क्षमता को परखना होता है। इसके लिए खूब अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके आसपास कोई ऐसा मित्र या परिचित है जो इस परीक्षा में पहले सफलता हासिल कर चुका है, तो उससे सलाह लेकर तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। आप अपने विषय से संबंधित टॉपिक्स भी पढ़ सकते हैं और महत्वपूर्ण टॉपिक्स को नोट भी कर सकते हैं। ये उपयोगी होता है। आईएएस परीक्षा की तैयारी में लगे उम्मीदवारों की एक आम समस्या होती है कि वो पढ़ते तो खूब हैं, लेकिन लेखन अभ्यास में कमी के चलते निबंध जैसे प्रश्न पत्रों में खासी मुश्किलों का सामना करते हैं। लिहाजा उन्हें सलाह है कि लगातार लिखने का अभ्यास करें। अपने विचारों के उतावलेपन को संतुलन की बाढ़ में बांधने के लिए किया गया ये लेखन अभ्यास बहुत काम आएगा। इसके अलावा माना भी जाता है कि निबंध लेखन एक अनवरत प्रक्रिया है। इसमें आपकी शैली, भाषा पर पकड़, नज़रिया, तथ्य और उनके स्तोत्र सभी की जांच की जाती है। अतएव इन चीज़ों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास करें। अभ्यास जरूरी। निबंध के पेपर का मकसद आपकी सोच, भाषा शैली और सहज अभिव्यक्ति क्षमता को परखना होता है। इसके लिए खूब अभ्यास करें। इसके अतिरिक्त यदि आपके आसपास कोई ऐसा मित्र या परिचित है जो इस परीक्षा में पहले सफलता हासिल कर चुका है, तो उससे मशवरा लेकर तैयारी की रणनीति बना सकते हैं। लेखन क्षमता। आईएएस परीक्षा की तैयारी में लगे उम्मीदवारों की एक आम समस्या होती है। सभी विषयों में कोर एरिया। इस परीक्षा में सफल लोगों का यही मानना है कि आप इस परीक्षा में सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पाठ्यक्रम के अनुरूप पूरी तैयारी करेंगे। कम समय में पुख्ता तैयारी का सबसे अच्छा जरिया आपके बनाए नोट्स होते हैं। ये हम नहीं बल्कि विशेषज्ञ कहते हैं। किताबों के ढेर में उलझने के बजाय साल भर की मेहनत से तैयार किए गए नोट्स पर ध्यान दें। आप कितना ही अध्ययन क्यों ना कर लें, लेकिन आईएएस जैसे विशद पाठ्यक्रम में अंतिम समय में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण छूट ही जाता है। लिहाजा अच्छा होगा कि आप तैयारी को अंतिम रूप देते समय कुछ बैकअप टाइम भी रखें। इस समय का उपयोग आप सरसरी तौर पर अब तक छूट रही चीज़ों पर निगाह डालने के लिए कर सकते हैं। शब्द सीमा का ध्यान। जो उत्तर जितने शब्दों में मांगे जा रहे हैं, उन्हें उतने ही शब्दों में टू द पॉइंट लिखने का अभ्यास करें। कुछ उम्मीदवार इसका पालन नहीं करते हैं। उनके साथ समस्या ये होती है कि अधिक उत्तर लिखने के क्रम में वो अन्य प्रश्नों को जानकर भी समयाभाव के कारण नहीं लिख पाते।
पिछले प्रश्न पत्रों का अध्ययन। चयनात्मक अध्ययन के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के आधार पर अपने ऐच्छिक विषयों के प्रश्नों का अनुमान लगाएं और उनके आदर्श उत्तर तैयार करें। परीक्षा में एक प्रश्न से जुड़े उप प्रश्न भी होते हैं, इसलिए अनुमानित प्रश्नों के उत्तर तैयार करते समय इससे संबंधित सभी पहलुओं का भी ध्यान रखें। लिखने में संतुलन। याद रखिए, आईएएस परीक्षा में लिखे गए आपके हर शब्द से आपकी विचारधारा एवं व्यक्तित्व का पता चलता है। ऐसे में किसी खास नीति व पक्ष की ओर दिखाया गया झुकाव आपके लिए यहाँ घातक साबित हो सकता है। इसलिए उत्तर लिखने में संतुलित दृष्टि अपनाएं और अपने लिखे हुए हर शब्द की कीमत पहचानें। दोहराव जरूरी। उम्मीदवारों को चाहिए कि वो अपनी रुचि के अनुकूल पकड़ बनाएं और चयनित विषय का दोहराव करें। आपको निबंध का भी अभ्यास करना होगा। यदि निबंध में क्रमबद्धता, मौलिकता एवं विषय संबंधी समस्या आ रही है तो उस समय को देखते हुए दूर करें। सामान्य अध्ययन के प्रथम पत्र का पाठ्यक्रम पूरी तरह पारंपरिक होता है, इसलिए आप उसको ध्यान में रखते हुए जुट जाइए। समय प्रबंधन। सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में अपनी सफलता सुनिश्चित करनी है तो सभी प्रश्न पत्रों पर बराबर ध्यान दें। ऐसा ना हो कि एक पेपर पर आप खूब मेहनत करें और दूसरे पर कम ध्यान दें। यदि आप सभी प्रश्न पत्रों में अधिकाधिक अंक हासिल करेंगे तो सिविल सेवा में आपका चयन काफ़ी हद तक सुनिश्चित हो जाएगा। मुख्य परीक्षा के कुल अंकों में से ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनमें से कितने अंक बटोर पाते हैं। आप मुख्य परीक्षा में जितने ज़्यादा अंक पाएंगे उससे न केवल इस परीक्षा में आपकी सफलता पक्की होगी, बल्कि आप मेरिट लिस्ट में ऊपरी स्थान पाकर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस या समकक्ष कैडर के अधिकारी बन सकेंगे। आपको तैयारी करते समय अपने समय का भी ध्यान रखना होगा। आप परीक्षा के अनुकूल सभी विषयों में सही समय दें। हर प्रश्न पर सामान्य समय देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप अपने पसंदीदा विषय को ही ध्यान में रखें। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आपको जो प्रश्न ज़्यादा और अच्छे तरीके से आ रहे हों, उन प्रश्नों को पहले और अच्छे तरीके से करें। आपको ये भी ध्यान देना होगा कि आप हर प्रश्न को 35 मिनट के हिसाब से उत्तर देंगे। सामान्य अध्ययन के पेपर में शुद्धता का ध्यान देना ज़रूरी है। आपको शुद्धता के साथ गति का भी ध्यान देना होगा। इसको देखते हुए आप प्रश्नों को हल करें। इस प्रकार से आप समय को ध्यान में रखते हुए प्रश्न हल करें। सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत, जैसा कि पहले ही बताया गया है, प्रारंभिक परीक्षा यानी प्रीलिम्स से होती है। बदले हुए पाठ्यक्रम में समसामयिक मुद्दों का महत्व बढ़ गया है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार को नियमित रूप से क्रमबद्ध अध्ययन करना चाहिए। एक राष्ट्रीय अखबार पढ़ना चाहिए, साथ ही बीबीसी हिंदी के समाचार बुलेटिन सुनना लाभप्रद होगा। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पिछले वर्षों में आए प्रश्नों का अभ्यास करना और मुख्य परीक्षा के लिए उत्तर लिखने का अभ्यास इस परीक्षा के लिए बेहतर रणनीति होगी। प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन, प्रथम प्रश्न पत्र। सबसे पहले उम्मीदवार को ये ध्यान देना चाहिए कि सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र में अब प्रश्नों की संख्या घटकर 100 हो गई है, जिसके लिए 200 अंक निर्धारित हैं। पिछले 3 वर्षों से इस प्रश्न पत्र में सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, भूगोल, राजनीतिक व्यवस्था आदि विषय से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। उम्मीदवार को सामान्य विज्ञान के लिए 6ठी से 10वीं तक की एनसीईआरटी, अर्थव्यवस्था के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी की किताबों के साथ आर्थिक समीक्षा, पर्यावरण के लिए इग्नू के नोट्स, भूगोल के लिए एनसीईआरटी के साथ
महेश कुमार बर्णवाल की किताब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के लिए सुभाष कश्यप और एम लक्ष्मीकांत की किताबों का अध्ययन लाभदायक होगा। साथ ही पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा, सामान्य अध्ययन, द्वितीय प्रश्न पत्र। वर्ष 2011 में सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया। बदले हुए पाठ्यक्रम में वैकल्पिक विषयों को हटाकर सी-सेट को द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में लाया गया। वर्ष 2011 से अब तक कुल 5 बार ये परीक्षा हो चुकी है। पिछली परीक्षा के प्रश्न पत्र का विश्लेषण करने के बाद जिस भाग से सबसे ज़्यादा प्रश्न किए गए थे उनमें परिच्छेद, विश्लेषणात्मक तार्किक क्षमता, डाटा विश्लेषण, निर्णयन क्षमता, अंग्रेजी भाषा परिच्छेद शामिल हैं। उम्मीदवार यदि सामान्य अध्ययन के द्वितीय प्रश्न पत्र में बोधगम्यता, मानसिक योग्यता, डाटा विश्लेषण, अंग्रेजी बोधगम्यता, निर्णय क्षमता आदि विषय में लगातार अभ्यास करे तो वो अच्छा प्रदर्शन कर सकता है और प्रारंभिक परीक्षा में सफलता को प्राप्त कर सकता है। पाठ्यक्रम पर फोकस। सिविल सेवा के पाठ्यक्रम के बड़े आकार को देखते हुए सीमित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना कठिन है। हाँ, इतना ज़रूर है कि पाठ्यक्रम के हिसाब से पिछले साल के प्रश्नों को देखते हुए उस विषय पर ज़्यादा ध्यान दिया जा सकता है। जैसे प्रारंभिक परीक्षा में पिछले वर्षों में सामान्य विज्ञान, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण आदि विषय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अंततः उपयुक्त विषय को प्राथमिकता देकर अध्ययन किया जा सकता है। साथ ही उम्मीदवार को हर विषय को रटने के बजाय समझने पर ध्यान देना चाहिए। तैयारी के दौरान उम्मीदवार को सबसे पहले अपने कमज़ोर और मजबूत पक्ष को समझना चाहिए, फिर इसी के अनुसार अपनी तैयारी करनी चाहिए। दूसरे प्रश्न पत्र के अंक का भारांश प्रथम प्रश्न पत्र की तुलना में ज़्यादा है, इसीलिए उम्मीदवारों को दूसरे प्रश्न पत्र में ज़्यादा अंक हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए। सी-सेट के प्रश्न पत्र में अभ्यास द्वारा बेहतर परिणाम हासिल किया जा सकता है। सी-सेट के प्रश्न पत्र में सबसे ज़्यादा फायदा है कि इसकी तैयारी पूरे वर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसकी तैयारी 3 से 4 महीनों में की जा सकती है। सामान्य विज्ञान की तैयारी। सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य विज्ञान से 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं और परीक्षा में सफलता हेतु 1-1 अंक का महत्व है। 1 अंक की कमी भी आपके सपनों को ध्वस्त कर सकती है। इसलिए उम्मीदवारों को इस खंड में बेहतर रणनीति के साथ अध्ययन करना चाहिए। बेहतर तैयारी हेतु उम्मीदवारों को सामान्य विज्ञान की मूलभूत पुस्तकों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी की सामान्य विज्ञान की कक्षा 6ठी से 10वीं तक की पुस्तकें। पिछले कुछ सालों में परीक्षा में पूछे जा रहे प्रश्नों में बदलाव आया है। उम्मीदवारों को ज्ञान के विस्तार के साथ विषय की समझ बनानी चाहिए। सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान से आनुवांशिकी, जैव मंडल, मानव शरीर रचना, आहार प्रणाली, मानव रोग आदि विषय का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए, जबकि भौतिकी से प्रकाश, गति के नियम आदि विषय को पढ़ना चाहिए। उम्मीदवारों को समकालीन मुद्दों के साथ कृषि और पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए। समकालीन मुद्दों में सिविल सेवा परीक्षा में विज्ञान और तकनीक में हो रहे नव परिवर्तन से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को विज्ञान प्रगति पत्रिका का नियमित अध्ययन करना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार को ज़्यादा से ज़्यादा पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। प्रश्नों के अभ्यास हेतु उम्मीदवार को प्रश्न पत्र पुस्तिका की सहायता लेनी चाहिए। उम्मीदवारों को इससे एक तो प्रश्नों की प्रकृति को समझने में मदद मिलती है, साथ ही अवधारणा में स्पष्टता आती है। गत वर्षीय प्रारंभिक परीक्षा में आए सामान्य विज्ञान से संबंधित प्रश्नों के कुछ उदाहरण। प्रश्न:
पुनर्योगज यानी डीएनए, प्रौद्योगिकी यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में, सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों में। प्रश्न: घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रम के अंश के रूप में किस कारण घास को प्रतिस्थापित नहीं करते? कीटों एवं कवकों के कारण, सीमित सूर्य प्रकाश एवं पोषक तत्वों की कमी के कारण, जल की सीमाओं एवं आग के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। उम्मीदवारों को परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय प्रश्न और विकल्प को सावधानी पूर्वक पढ़ना चाहिए। साथ ही प्रश्नों की थीम और भाव को समझकर उत्तर देना चाहिए। परीक्षा में समय का बंटवारा पहले ही कर लेना चाहिए, क्योंकि 2 घंटे में ही 100 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। समसामयिक मुद्दों की जानकारी इस परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए उम्मीदवारों को अपनी दिनचर्या में अखबार पढ़ने की आदत को विकसित करना चाहिए। पर्यावरण विषय की तैयारी। वर्ष 2011 में संघ लोक सेवा आयोग ने सिविल सेवा परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए पर्यावरण और संबंधित मुद्दों को शामिल किया है। पर्यावरण और संबंधित मुद्दों की अच्छी तैयारी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में लाभ मिलता है। पर्यावरण से संबंधित मुद्दों का विकास के मुद्दों में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार की नीतियों में पर्यावरण चिंताएं मुख्य रूप से शामिल रहती हैं। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास वर्तमान में वैश्विक मुद्दे हैं। वैश्वीकरण के समय में पर्यावरणीय संकट और चिंताओं ने देश की सीमाओं को पार कर लिया है। वर्तमान में पर्यावरणीय संकट वैश्विक चिंता का विषय है। सिविल सेवा परीक्षा में पिछले कुछ वर्षों से पर्यावरण से संबंधित प्रश्नों में वृद्धि हो रही है। इसलिए उम्मीदवारों को पर्यावरण से संबंधित मुद्दों पर विशेष ध्यान देना जरूरी है। पर्यावरण से जुड़े विषयों के लिए एनसीईआरटी की 9वीं से 12वीं तक की किताबें पढ़नी चाहिए। पर्यावरण से संबंधित इग्नू की पाठ्य सामग्री भी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक है। उम्मीदवार को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता से संबंधित खतरे, ऊर्जा आदि विषय की अद्यतन जानकारी रखनी चाहिए। इसके द्वारा उम्मीदवार प्रारंभिक के साथ मुख्य परीक्षा में भी लाभान्वित हो सकते हैं। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों के विश्लेषण से ये पता चलता है कि पर्यावरण में ज़्यादातर प्रश्न अद्यतन से संबंधित होते हैं, इसलिए अखबार का नियमित अध्ययन करना चाहिए। समाचार पत्र पर्यावरण के सभी क्षेत्रों की अद्यतन जानकारी देते हैं। साथ ही विज्ञान प्रगति का अध्ययन पर्यावरण के अद्यतन मुद्दों की जानकारी के लिए लाभदायक है। उम्मीदवार को पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को हल करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में पर्यावरण से संबंधित पूछे गए प्रश्नों के कुछ उदाहरण। प्रश्न: अंटार्कटिक क्षेत्र में ओजोन छिद्र का बनना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बनने का संभावित कारण क्या है? विशिष्ट शोभमंडलीय विशोभ की उपस्थिति तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वह, विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की उपस्थिति एवं क्लोरोफ्लोरोकार्बनों का अंतर्वह, ध्रुवीय वाताग्र तथा समतापमंडलीय बादलों की अनुपस्थिति तथा मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वह, वैश्विक तापन से ध्रुवीय प्रदेश में हुई तापमान वृद्धि। प्रश्न: निम्नलिखित में से 3 मानकों के आधार पर पश्चिमी घाट, श्रीलंका एवं इंडो बर्मा क्षेत्रों को जैव विविधता के प्रखर स्थलों के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जाति बहुतयाता यानी स्पीशीज रिचनेस, वानस्पतिक घनत्व, स्थानिकता, मानव जाति वानस्पतिक महत्व, आशंका बोध, वनस्पति एवं प्राणी जाति का उष्ण व आर्द्र परिस्थितियों के प्रति अनुकूलन। उपर्युक्त प्रश्नों से स्पष्ट है कि ये परीक्षा सतही ज्ञान की परीक्षा नहीं है।
इसीलिए उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि जब किसी विषय का अध्ययन करें तो उससे संबंधित हर पक्ष का विस्तार से अध्ययन करें। तय समय में प्रश्नों के उत्तर देने के लिए हर विषय से जुड़े प्रश्नों का पर्याप्त अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास द्वारा उम्मीदवार अपने आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। भूगोल की तैयारी। प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सफलता हेतु भूगोल की जानकारी और समझ दोनों आवश्यक हैं। इसके लिए बेहतर रणनीति और भूगोल का लगातार अध्ययन लाभदायक होता है। सामान्यतः प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से 20-25 प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य परीक्षा वर्ष 2013 में बदलाव के बाद भूगोल से लगभग 100 से ज़्यादा अंक के प्रश्न पूछे गए। इस प्रकार ये अंदाज़ा आसानी से लगाया जा सकता है कि भूगोल की जानकारी सिविल सेवा परीक्षा के लिए कितनी आवश्यक है। उम्मीदवार को भूगोल की बेहतर तैयारी हेतु भूगोल की मूलभूत पुस्तकों से शुरुआत करनी चाहिए, जैसे कि एनसीईआरटी की कक्षा 6 से 12वीं तक की पुस्तकें। साथ ही इंटरनेट पर मौजूद सामग्री के अतिरिक्त महेश बर्णवाल की पुस्तक भूगोल एक समग्र अध्ययन का अध्ययन लाभदायक होगा। भूगोल में विश्व भौतिक भूगोल, जलवायु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान, पारिस्थितिकी और आर्थिक भूगोल आदि विषयों का विस्तार से अध्ययन करना चाहिए। इन विषयों का अध्ययन प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से लाभप्रद है। उम्मीदवारों को समकालीन मुद्दों के साथ कृषि और औद्योगिक भूगोल पर ध्यान देना चाहिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न विषय भूगोल से अंतर संबंधित हैं। उदाहरण के लिए फसल प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, औद्योगिक संसाधन, गरीबी, अकाल आदि का भौगोलिक कारकों के साथ अंतर संबंध है। आपदा और आपदा प्रबंधन केवल नीतिगत व प्रशासनिक ढांचे पर ही आधारित नहीं होते, बल्कि इसके लिए आपदाओं जैसे कि चक्रवात, बाढ़, सुनामी, भूकंप आदि का भी विश्लेषण आवश्यक है। ये रणनीति प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों में उम्मीदवारों के लिए लाभदायक होगी। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी नियमित हल करना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भूगोल से पूछे गए कुछ प्रश्नों के उदाहरण। प्रश्न: महासागरीय धाराओं को निम्न में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? पृथ्वी का आवर्तन, महासागरीय जल का घनत्व, वायु दाब और हवा, पृथ्वी का परिक्रमण। प्रश्न: सामान्यतया पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में घटोतरी होती है, क्योंकि वायुमंडल पृथ्वी की सतह से केवल ऊपर की ओर गर्म हो सकता है। ऊपरी वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होती है। ऊपरी वायुमंडल में हवा कम घनी होती है। तथ्यों को रटने के बजाय विषय वस्तु को समझने में ध्यान देना चाहिए। भारतीय इतिहास की तैयारी। भारतीय इतिहास की अच्छी तैयारी से प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में लाभ मिलता है। प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास से हर वर्ष लगभग 20-22 प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्नों की संख्या को देखते हुए ये लगभग 1/4 है, जो इस विषय के महत्व को इंगित करते हैं। उम्मीदवार को सबसे पहले इतिहास की 6 से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताबों का अध्ययन करना चाहिए। इसके द्वारा आधारभूत समझ, विषय वस्तु की समझ और अवधारणा निर्माण में सहायता मिलती है। इतिहास का अध्ययन करते समय देश की कला और संस्कृति को बेहतर तरीके से समझना चाहिए, क्योंकि सिविल सेवा परीक्षा में कला और संस्कृति को विशेष महत्व दिया गया है। साथ ही सिविल सेवक से अपेक्षा की जाती है कि उसे देश की कला और संस्कृति की बेहतर समझ हो। प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में प्राचीन भारत और आधुनिक भारत से सामान्यतः प्रश्नों की संख्या ज़्यादा होती है। इसलिए तैयारी के दौरान उम्मीदवारों को इन दोनों विषयों का अच्छे से अध्ययन करना चाहिए।
ताकि परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक हासिल किए जा सकें। पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों को नियमित हल करना आदत में शामिल कर लेना चाहिए। प्रारंभिक परीक्षा में भारतीय इतिहास से पूछे गए प्रश्नों के कुछ उदाहरण। प्रश्न: प्राचीन भारत में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? प्रत्येक श्रेणी राज्य के एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था। श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। प्रश्न: भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन इतिहास में इसीलिए बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की मांग का एक संकल्प पारित किया। इस अधिवेशन में गरम दल और नरम दल के बीच विवाद को सुलझा लिया गया। इस अधिवेशन में द्विराष्ट्र की मांग के सिद्धांत को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया गया। गत वर्षों की परीक्षा में भारतीय इतिहास विषय से सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में लगभग 150 अंक के प्रश्न पूछे गए। इसलिए उम्मीदवार को भारतीय इतिहास की बेहतर तैयारी करनी चाहिए ताकि अच्छे अंक हासिल किए जा सकें। इसके लिए बेहतर विश्लेषण क्षमता के साथ अच्छी लेखन शैली की आवश्यकता होती है। नियमित अभ्यास से बेहतर विश्लेषण क्षमता के साथ अच्छी लेखन शैली का निर्माण किया जा सकता है। भारतीय राजनीति और शासन की तैयारी। सिविल सेवा परीक्षा में प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में अब इस विषय का दायरा पहले की अपेक्षा व्यापक हो गया है। बदले हुए पाठ्यक्रम में भारतीय राजनीति एवं शासन विशेष अध्ययन की मांग करता है। उम्मीदवार को देश के संघीय ढांचे का सुचारू अध्ययन करना चाहिए। संविधान की विशिष्ट स्थितियों की जानकारी होनी चाहिए जिनके अंतर्गत सरकार काम करती है। उम्मीदवारों को ऐसे राजनीतिक ढांचे को अपनाने के पीछे दर्शन और पृष्ठभूमि की जानकारी होनी चाहिए। साथ ही संविधान के विभिन्न उपबंधों का अध्ययन करना चाहिए। उम्मीदवारों को राजनीतिक परिदृश्य और संसद में लंबित विधेयकों पर लगातार निगाह रखनी चाहिए जिससे देश की राजनीतिक व्यवस्था के विषय में बेहतर जानकारी हो सके। उम्मीदवारों को भारत के संविधान से मौलिक अधिकार, मूल कर्तव्य, राष्ट्रपति, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, आपात उपबंध आदि विषय का बेहतर ढंग से अध्ययन करना चाहिए। इसके लिए उम्मीदवारों को डी बसु की भारत का संविधान, एम लक्ष्मीकांत की भारत की राजव्यवस्था और सुभाष कश्यप की हमारी संसद जैसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बदले हुए पाठ्यक्रम में संसद में लंबित विधेयकों तथा पास किए गए कुछ महत्वपूर्ण अधिनियमों को शामिल किया गया है जो देश की राजनीतिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार तय करते हैं। अतः उम्मीदवारों को ऐसे महत्वपूर्ण अधिनियमों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण विषय के उदाहरण: राज्य पुनर्गठन एवं राज्य स्वायत्तता से संबंधित प्रावधान, संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति, सूचना का अधिकार अधिनियम, खाद्य सुरक्षा कानून के प्रावधान एवं प्रभाव, भारतीय पेटेंट अधिनियम तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पर इसके प्रभाव,